हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई जो तुम्हें स्कूल ओपन हो गए हैं इस आधार पे सब्जेक्ट भी चूज कर लिए होंगे और लगातार पढ़ाई अपनी कर भी रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे जो सत्र शुरू हो जाता था अप्रैल में पढ़ाई का, वो अब की बार थोड़ा सा डिले हो गया। हाँ, 10वीं से जो 11वीं में आते हैं उनका ज़रूर जुलाई में होता है, क्योंकि हमारा रिजल्ट मई जून तक आता है और उसके बाद हम सब्जेक्ट अपना चूज कर पाते हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है और इसके बाद डिसाइड होता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा तुमने ये सब कर चुके हो और तुम रेगुलर स्कूल में भी जा रहे होंगे, बावजूद इसके तुम्हें अपनी रेगुलर पढ़ाई भी दूसरे विकल्प के माध्यम से भी रखनी है, जैसा मैं तुम्हें अभी करा रही हूँ। हमारा जो 2 चैप्टर हो चुके हैं, भारत के संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार पुस्तक से हमारा पहला चैप्टर भी हो चुका है, दूसरा भी हो गया है। तीसरा आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव मतलब चुनना। जैसे हमने देखा, हमारे इतिहास से हम पढ़ते आ रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हम देखते आ रहे हैं, जैसा शासन होता था वैसी ही व्यवस्थाएं होती थी। राजा सर्वोपरि होता था, सब कुछ राजा होता था, उसी के अनुसार नियम बनते, कानून बनते, व्यवस्थाएं चलती। दूसरा राजा बदल जाता तो वो अपने हिसाब से शासन को चलाता। परंतु जैसे ही हम लोकतंत्र की व्यवस्था में गए, हमने 1947 के बाद आज़ादी प्राप्त की और उसके बाद हमें शासन की व्यवस्था जो मिली वो मिली लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जैसे अब्राहम लिंकन की परिभाषा तुम सबको याद है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। किसकी शासन करने वाली भी जनता होगी, शासन चलाने वाली भी जनता होगी और शासन जिसमें होगा वो भी क्या होगी, जनता। तो इसी परिभाषा को चरितार्थ करते हुए लोकतंत्र व्यवस्था जो है, आज इसका हम वर्णन करेंगे। हमारे भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है और उसका किस प्रकार चुनाव होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे भारत में या विश्व में कहीं भी हम देखें, लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हालांकि लोकतंत्र एक ही है, परंतु इसके जो तरीके हैं चुनाव करने के वो कितने प्रकार के होंगे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम किसे कहेंगे? जहां रोज के कार्यों में जनता स्वयं भागीदारी लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि हमें पता है प्राचीन यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता। आज के जो अगर हम उदाहरण देते हैं तो किसका उदाहरण देते हैं? स्विट्जरलैंड का। वहाँ जनता डायरेक्ट क्या करती है? अपना शासन स्वयं चलाती है। रोज के जो निर्णय होते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जनता स्वयं निर्णय ये लेती है। तो ये कैसा लोकतंत्र हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं भागीदारी ना लेकर के अपने प्रतिनिधि चुने और उनको शासन की बागडोर सौंपे। जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुने और सरकार की बागडोर उनके हाथ में दे। तो स्वयं जनता
नेता अपना शासन न चलाए, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं होती, इतनी समझ भी नहीं होती सभी में कि वो अपना शासन स्वयं चला सके, इसलिए अपने वो प्रतिनिधि चुनती है जिन पर वो विश्वास करती है कि ये हमारे लिए शासन सही चलाएंगे या हमारा जो कार्य है वो सही करेंगे, और उनको चुनती है और शासन की बागडोरी उनके हाथ में सौंप देती है। तो ये दो प्रकार के हमारे लोकतंत्र हो गए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अब आते हैं एक लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र देश होता है उसका, देश का संविधान जो होता है चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है। चुनाव के लिए क्या बनाता है? नियम बनाता है, और इस संबंध में विस्तृत कानून बनाने का जो कार्य है वो किसको देता है? विधायिका। हमें ऐसे भी पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। हाँ, कौन कौन से? विधायिका यानी कि विधानपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अंग होते हैं। तो जो विधानपालिका है इसको हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, विधायिका भी कह सकते हैं। तो इसका जो कार्य है कानून बनाने का कार्य है, कानून बनाने का कार्य, ये कानून बनाती है। और जो चुनाव होने होते हैं किनमें? लोकतांत्रिक देशों में, क्योंकि चुनाव कहाँ होंगे? लोकतंत्र देश में होंगे। इसीलिए तो कहा जाता है बगैर चुनाव के लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, और बिना लोकतंत्र के चुनाव नहीं हो सकते। हमें पता है जहाँ राजा होगा, तानाशाह होगा, वहाँ कौन इलेक्शन कराएगा? कोई चुनाव की व्यवस्था नहीं होगी। जहाँ लोकतंत्र होगा वही चुनाव की व्यवस्था होगी। और लोकतांत्रिक देशों में जो संविधान होता है, संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है। उस संविधान में जो अपना अंग दिया होता है विधायिका, उसको ये कार्य दिया जाता है कि चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाए। तो ये कार्य उनको दिया जाता है, उसमें छोड़ देते हैं कि तुम इसके लिए विस्तृत नियम बनाओ। और जब विधायिका, भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत ने जो चुनाव की व्यवस्था कर रखी है, चुनाव प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली की जो संविधान में व्यवस्था है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। 2 प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। एक तो क्या? सर्वाधिक मत से जीत। इसके बाद जो हम कह सकते हैं जो जीता वो ही सिकंदर, यानी कि जिसके पास इलेक्शन में जब हम खड़े होते हैं, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो क्या होता है? विजेता होता है। और वो विजित होगा, यानी कि ये प्रणाली क्या कहती है? जिसके पास सबसे अधिक मत होंगे वो विजेता होगा, वो सरकार बनाएगा। दूसरी हमारे सामने है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? इसमें जो चुनाव के लिए, वोट के लिए जो प्रत्याशी के सामने विकल्प होता है वो एक पार्टी होती है। मतदाता के सामने चुनाव के विकल्प में एक पार्टी होती है। परंतु प्रत्याशी का चुनाव, परंतु प्रत्याशी का चुनाव पार्टी वरीयता के क्रम में करती है, या दल पार्टी
वरीयता के क्रम से करती है। कहने का मतलब कोई भी पार्टी होती है, मतदाता के सामने उस पार्टी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उस पार्टी को वोट देने की कंडीशन होती है, लेकिन वो पार्टी होती है वो वरीयता क्रम में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है और जिस को ज्यादा सर्वाधिक वोट मिलते हैं वही क्या हो जाता है, विजित हो जाता है। यानी एक समान अनुपात में वोट मिलना बहुत ही जरूरी है। ये दो प्रकार की हमारे भारतीय संविधान में चुनाव की प्रणाली को अपनाया गया है, निर्वाचन की प्रणाली को अपनाया गया है कि सर्वाधिक वोट जिसके पास हो वो विजेता होगा या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इलेक्शन होगा। जैसे कि हमारे देखते हैं कि सर्वाधिक वोट से हम देखते हैं एमएलए और एमपी का इलेक्शन करते हैं, एमपी और एमएलए का इलेक्शन करते हैं, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व से हम राष्ट्रपति का, राज्यसभा के सांसदों का इलेक्शन करते हैं। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट जो रहेगा, इस प्रकार चुनाव के दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं, एक तो सर्वाधिक वोट वाली जीत की प्रणाली और दूसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हमें तीन स्वरूप नजर आते हैं। कितने? तीन स्वरूप। पहला स्वरूप जो है कुछ देशों में, जैसे कि इजराइल या नीदरलैंड में संपूर्ण देश को, इजराइल और नीदरलैंड संपूर्ण देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, यानी कि पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग जो होता है वो निर्वाचन क्षेत्र में बांट देता है, क्षेत्रों को, पूरे देश को क्षेत्रों में बांट देता है, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। यहाँ इजराइल और नीदरलैंड में संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण देश को एक ही क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। जितनी भी पार्टियां होती हैं उन सब पार्टियों को क्या कहा जाता है, चुनाव में जितनी उनको वोट प्राप्त होते हैं उनके अनुपात में क्या दे दी जाती है, सीट दे दी जाती है। जैसे कि भारत का मान ले हम, हालांकि ये भारत में व्यवस्था नहीं है, अर्जेंटीना को, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया और उसमें क्या हुआ, इलेक्शन हुए और जितनी भी सीटें आई सभी पार्टियों में अनुपात से बांट दी गई और वो शासन में हिस्सा लेंगे। दूसरा प्रकार है हमारे सामने, दूसरा स्वरूप अर्जेंटीना का और पुर्तगाल का। यहां भी मिलता है जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। यहां पूरे देश को एक क्षेत्र में बांटा जाता है, जबकि अर्जेंटीना और पुर्तगाल में पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को बहुसदस्यीय क्षेत्र यानी कि विभिन्न सदस्यों का क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है और उसमें बांट दिया जाता है। दूसरा प्रकार ये हो गया समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। तीसरा हम देखते हैं भारत में, तीसरा जो कि हमारे भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से जिनका इलेक्शन होता है, भारत के राष्ट्रपति का होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं उनका होता है और जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, क्योंकि हमें पता है सभी में विधान परिषदें नहीं होती, उन विधान परिषदों के सदस्यों का इलेक्शन भी, चुनाव भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से देखने को मिलता है। और इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कहने का मतलब भारत में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अपनाई गई है स्थिति, वो कौन सी है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सांसद और विधान परिषदों के सदस्यों का इलेक्शन होता है, क्योंकि सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, विधान परिषद नहीं है।
नहीं है। इसलिए लगभग स्टेट्स में एक विधानसभा ही होती है। जैसे हमें पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार राज्यों में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, भारत के लगभग 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं, बाकी में सभी में विधानसभाएं हैं। तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको भी किस चुनाव से चुना जाता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव किया जाता है। तो हमारे सामने एकल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 3 रूप सामने आए। एक तो हमने देखा इजराइल और नीदरलैंड में, जो पूरे क्षेत्र को एक मान लिया गया। दूसरा हमने देखा अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, जहां बहु सदस्य के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। तीसरा हमने देखा भारत में, जिसको कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, जो आगे तुम जाके पढ़ोगे इसको अच्छे से खोल के तुम्हें मैं समझाऊंगी। तो ये 3 प्रकार के इसमें हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व में नजर आ रहा है। इसके आगे का मैं अगले वीडियो में तुम्हें कराऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।